टोटल 12 शेड्यूल्स हैं और इन्हें याद करने के लिए 4-4 के 3 सेट्स मैंने बनाए हैं और 3 छोटे-छोटे सेंटेंस बनाए हैं, जिसकी हेल्प से हम किस शेड्यूल्स में क्या सब्जेक्ट मैटर है इसको याद कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले 4 शेड्यूल को याद करने के लिए एक ये सेंटेंस है कि नेम, फेम और मनी ओथ अफर्म कराता है राज्यसभा सीट का। अब इसको समझ लीजिए, जिस आदमी का नाम बहुत बड़ा होता है अपने क्षेत्र में, या उसके पास पैसा होता है और या उसकी बहुत पॉपुलैरिटी होती है, जैसे किसी आदमी का नेम बहुत हो, जैसे वो क्रिकेटर हो, फिल्म स्टार हो, या लिटरेचर के फील्ड में बहुत हो, या उसके पास बहुत पैसा हो, बिजनेसमैन हो, टीवी चैनल के का मालिक हो, उनको पार्टियां या सरकारें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर देती हैं, उनको राज्यसभा में भेज देती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है, तो अब इसको हम कोरिलेट करते हैं वन बाय वन। पहले शेड्यूल में नेम के बारे में दिया गया है। क्या है? नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और नेम्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट, ये दिया गया है। दूसरे शेड्यूल में फेम एंड मनी, इससे क्या, दूसरे शेड्यूल में क्या है, प्रोविजन है एमॉल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस। इन सब चीज़ों को फेम और मनी से हम कोरिलेट कर सकते हैं। इसमें प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इन सभी लोगों का एमॉल्यूमेंट्स, अलाउंस, प्रिविलेजेस, इनके बारे में बात किया गया है। थर्ड शेड्यूल में ओथ और अफर्मेशन की बात है। तो किसकी? यूनियन मिनिस्टर की, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की, जजेस, इन सब के ओथ के बारे में प्रोविजन दिया गया है थर्ड शेड्यूल में, तो उससे ये हो जाएगा। राज्यसभा की सीट के एलोकेशन के लिए फोर्थ शेड्यूल में बात की गई है। फिफ्थ से एट्थ शेड्यूल को याद करने के लिए ये एक छोटा सा सेंटेंस मैंने बनाया है, इसको देखते हैं, जिससे हम इसे याद कर सकते हैं। इस सेंटेंस को याद करने से पहले एक बात समझ लें हम कि SC ST के वेलफेयर के लिए सरकारें कुछ फंड देती हैं, बोथ सेंटर की सरकार और स्टेट की सरकार देती हैं, और उनका डिवीज़न है, वो उनको कैसे कंट्रोल करना है। सेंटर अपने तरीके से करता है, स्टेट्स अपने तरीके से करता है, और ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे किया जाता है कि सरकार, सेंटर की सरकार ऐसे हेल्प करेगी, स्टेट की सरकार ऐसे हेल्प करेगी। ये कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के ये छोटा सेंटेंस देखिए। कंट्रोल ऑफ SC ST एरियाज एंड ATM इज डिवाइडेड, डिवाइडेड है किसके बीच में? यूनियन और स्टेट के बीच में। कैसे डिवाइडेड है? कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज की बेसिस पे। ये सेंटेंस आप समझ लीजिए। देखिए फिफ्थ में क्या है? प्रोविजंस रिलेटेड टू कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये हो गया। ATM क्या है? आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इनके पहले अक्षर को साथ रखेंगे तो ATM हो जाएगा। हमको पता है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ट्राइबल एरियाज ज़्यादा हैं, वहाँ पे ट्राइब्स ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इससे सिक्स शेड्यूल में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को याद करना आसान हो जाएगा। सेवंथ शेड्यूल जो है, इसमें पावर डिवाइडेड है यूनियन और स्टेट के बीच में। तो डिवीजन ऑफ पावर्स कैसे है? देखिए कि लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, लिस्ट 3 है। 3 तरह के लिस्ट हैं। एक है लिस्ट 1 जिसे यूनियन लिस्ट है, उसमें टोटल 100 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली 97 थे। लिस्ट 2 है स्टेट लिस्ट, इसमें टोटल 61 सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनली 66 थे। और जो लिस्ट 3 है कंकरेंट लिस्ट, इसमें 52 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली 47 थे। ये 100 सब्जेक्ट जो यूनियन लिस्ट में, इस पे जो भी लॉ बनता है, जो भी रूल बनता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। जो स्टेट लिस्ट है 61 सब्जेक्ट, इस पे जो रूल बनता है उसे स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। और जो कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं, उन पे दोनों मिलकर, स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर नियम बनाते हैं या उनका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ये 7th शेड्यूल में है। इम्पॉर्टेंट है 8th शेड्यूल, क्वेश्चन काफ़ी आते रहते हैं। इसमें लैंग्वेजेस के बारे में बात किया है। प्रेजेंटली 22 लैंग्वेजेस हैं और ओरिजिनली 14 थे। तो आप ये देखिए सारे लैंग्वेज आपको
समझ में आएगा कि 22 लैंग्वेज है। एक बात याद रखने की है कि इसमें कहीं इंग्लिश नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद करने की ये है, देखिए 21st अमेंडमेंट से सिंधी जोड़ा गया था और 71st अमेंडमेंट एक्ट से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ा गया था। 92 अमेंडमेंट से बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथली जोड़ा गया था एंड ओडिया वाज रीनेम्ड एज ओडिया बाय 96 अमेंडमेंट एक्ट। अब इसे याद कैसे करें? इस पहले देखिए सिंधियत, सुनो, कौन, मैन नेपाली है। सुनो से सिंधी हो गया, कौन से कोंकणी हो गया, मैन से मणिपुरी हो गया, नेपाली तो नेपाली है, ये हो गया। और ये देखिए ये 4 लैंग्वेज हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथली। इन सब का पहला अल्फ़ाबेट आप साथ रखेंगे। एक डेंटल कोर्स होता है, वो उसका शॉर्ट फॉर्म है ये, तो आप उससे भी आपसे याद कर सकते हैं। या एक मज़ेदार तरीका है कि मान लीजिए आपके घर में बबलू, डबलू 2 छोटे भाई हैं और मैंने आपको फ़ोन किया, पूछा कि और बताओ क्या हाल-चाल है बबलू, डबलू कैसे हैं? तो आप बोलेंगे बबलू, डबलू मस्त है और स्वस्थ है। तो आप इससे भी याद कर सकते हैं। या तो आप इसको पहला अल्फ़ाबेट लेके चारों को एक साथ जोड़ के आप कोर्स से याद कर लीजिए, या इससे याद कर लीजिए कि मैंने फ़ोन किया आपको कि पूछा बबलू, डबलू कैसे हैं? तो आपने बोल दिया बबलू, डबलू मस्त हैं और स्वस्थ हैं। आप जैसे चाहें आप इसको याद कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरीका सही है, आप किसी तरीके से आप याद कर सकते हैं। लास्ट के 4 शेड्यूल को याद करने के लिए एक छोटा-सा सेंटेंस है, उसको देखें। जमींदारी सिस्टम डिस्क्वालिफिकेशन गेव पंचमंच पावर्स। इस सिस्टम को खत्म किया गया, तभी जाके पंचायत और या म्युनिसिपैलिटीज का रोल आया, वरना जमींदार ही सब कुछ करते थे। अब देखिए कैसे कोरिलेट करते हैं इस सेंटेंस से। जमींदारी सिस्टम से लैंड रिफॉर्म हुआ था, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम हुआ था, ठीक है? तो आप इससे कोरिलेट कर लेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन किस चीज़ का हुआ था? मेंबर का। प्रोविजन रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, आप इससे कोरिलेट कर लेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ इसी शेड्यूल में है। यहीं पर एंटी डिफेक्शन लॉ को भी समझ लेते हैं। एक्चुअली 10th शेड्यूल और एंटी डिफेक्शन लॉ एज ए सिनोनिम्स यूज किया जाता है। एंटी डिफेक्शन लॉ इतना इम्पॉर्टेंट है कि एंटी डिफेक्शन लॉ को 10th शेड्यूल भी कहते हैं। तो चलिए थोड़ा बहुत एंटी डिफेक्शन लॉ को भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इस लॉ से पहले कोई भी नेता चुनाव तो एक पार्टी से लड़ता था, जीतता था, लेकिन अपने फायदे के लिए वो पार्टी बदल लेता था। वो दूसरे पार्टी में चला जाता था, सरकार में चला जाता था, और इसकी वजह से पॉलिटिकल सिस्टम में एक फ्रेज एक कहावत बहुत फेमस हो गई थी, आया राम गया राम। एक्चुअली क्या था कि एक एमएलए थे हरियाणा के, उनका नाम था गया लाल। उन्होंने 1967 में एक ही दिन में 3 पार्टी बदली थी, तो इसीलिए उनके नाम पे ही ये फ्रेज बहुत प्रचलित हो गया, आया राम गया राम। तो इसीलिए कि ऐसा कोई अगर करेगा तो उसका मेंबरशिप पार्लियामेंट के लिए रद्द कर दिया जाए, इसी से रिलेटेड यह लॉ लाया गया था। 11th शेड्यूल में पंचायत के बारे में बात की गई है। पंचायत गाँव में गवर्नेंस की बात करता है। और 12th शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बात की गई है, और म्यूनिसिपैलिटीज शहरों में गवर्नेंस की बात करता है। और आप ये देखिए 9th शेड्यूल को फर्स्ट अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, 10th शेड्यूल को 52nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, 11th को 73rd अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, एंड 12th को 74th अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। जहाँ तक बात जमींदारी सिस्टम और लैंड रिफॉर्म की है, तो पहले जमींदार लोग रहते थे और वो लोग सारे ज़मीनों पे कब्जा किए हुए थे, और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो इंडिया की थी उनके पास ज़मीन नहीं थी, और ये जमींदार बहुत ताकतवर थे। और जब सरकार भी नियम बनाती थी तो ये जमींदार फंडामेंटल राइट्स का बहाना लेकर तो वो इसका विरोध करते थे, और ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता था। इसीलिए सरकार
लैंड रिफॉर्म्स के प्रोविज़न लाई। लैंड रिफॉर्म हुआ जो कि बहुत ही अच्छा रहा और अमीरी गरीबी का जो खाई था कुछ हद तक थोड़ा सा उसमें सुधार हुआ। लेकिन आज भी लैंड रिफॉर्म जो हुआ है उतना कारगर नहीं है। आज भी केवल 5% फार्मर्स जो हैं वो 32% लैंड को कंट्रोल करते हैं। होप कि मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया है, और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें।